गति में एक विमीय गति वह गति जिसमें किसी वस्तु या कण के निर्देश बिंदु के सापेक्ष एक ही दिशा में गति करते हैं, एक विमीय गति कहलाती है। इससे सिलाई मशीन की सुई की गति होती है। समतल सड़क पर वाहन की गति है। वस्तु के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति है। स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही वस्तु की गति है। द्विविमीय गति वस्तु या कण की किसी वह गति जिसमें वह परस्पर दो लंबवत दिशाओं में एक ही तल में गति करता है, द्विविमीय गति कहलाती है। वृत्ताकार पथ पर कण की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर गति, प्रक्षेप गति, मोड़ पर सड़क पर वाहन की गति है। सांप की तल में गति है। यहाँ से सर्कस में मौत के कुएं में बाइक की गति है। यहाँ से बिलियर्ड के गेंद की गति। त्रिविमीय गति वस्तु या कण की तीन परस्पर लंबवत दिशाओं में आकाश में गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। पक्षी की आकाश में उड़ान है। आकाश में कण की गति और आकाश में पतंग की गति है। यहाँ से किसी वस्तु कण अथवा पिंड की स्थिति का समय के साथ निरंतर बदलना गति कहलाता है। समय के साथ स्थिति का नहीं बदलना वस्तु की विराम अवस्था को व्यक्त करता है। विराम अवस्था में कण का वेग शून्य होता है। गति स्थिर अवस्था में सदैव ही किसी निर्देश बिंदु, जिसे मूल बिंदु कहते हैं, के सापेक्ष मापी जाती है। गति के प्रकार है। सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की गति होती है सरल रेखीय गति। सीधी सड़क पर वाहन की गति, फिसल पट्टी पर फिसलता बालक, सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति है। यहाँ से वृत्ताकार गति, वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण या वस्तु की गति है। जैसे कोल्हू के बेल की गति, पत्थर को रस्सी पर बांधकर घुमाना है। यहाँ से वस्तु या कण का द्रव्यमान केंद्र तथा पथ के घूर्णन अक्ष के अलग अलग बिंदुओं से गुजरते हैं। घूर्णन गति किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर होने वाली गति, जैसे लट्टू की गति, कुम्हार के चाक की गति, साइकिल के पहिए के अक्ष के सापेक्ष गति। घूर्णन गति में वस्तु या कण का द्रव्यमान केंद्र तथा पथ की घूर्णन अक्ष के एक ही बिंदु से गुजरते हैं। आवृत गति जब कण निश्चित समयांतराल पश्चात अपने पथ को दोहराता है तो उसे आवृत गति कहते हैं। जैसे वृत्ताकार पथ की कण की गति है। दोलन गति जब कण मध्य अवस्था से इधर उधर निश्चित समयांतराल पश्चात अपने पथ को दोहराता है तो दोलन गति कहते हैं। दोलन गति कहते हैं घड़ी के पेंडुलम की गति, झूले की गति है। यहाँ से सरल आवृत गति जब कण छोटे दोलन के साथ मध्य अवस्था में इधर उधर निश्चित समयांतराल पश्चात अपने पथ को दोहराता है तो इसे सरल आवृत गति कहते हैं। स्प्रिंग की गति आएगी। यहाँ से बायां चरम बिंदु, दायां चरम बिंदु, मध्य अवस्था, प्रत्यानयन बल F = kx आएगा। यहाँ से बल नियतांक है। दोलन गति यहाँ से अगर मध्य अवस्था और चरम बिंदु में देखें तो विस्थापन में शून्य आएगी। यहाँ से चरम बिंदु में अधिकतम आएगी। वेग में अधिकतम व शून्य आता है। यहाँ से त्वरण यहाँ से मध्य अवस्था में शून्य और चरम बिंदु पर अधिकतम। बल का भी यही है। बल शून्य मध्य अवस्था में, चरम बिंदु पर अधिकतम। गतिज ऊर्जा में अधिकतम मध्य अवस्था में और चरम बिंदु पर शून्य आएगा। स्थितिज गति यहाँ से शून्य न्यूनतम होती है, मध्य अवस्था में अधिकतम होगी चरम बिंदु पर। दोलन गति आवृत गति होती है, किंतु आवृत गति दोलन गति होना आवश्यक नहीं है। सरल आवृत गति दोलन गति होती है परंतु दोलन गति का सरल आवृत गति होना आवश्यक नहीं है। सरल आवृत गति होती है परंतु आवृत गति का सरल आवृत गति होना आवश्यक नहीं है। दोलन गति आवृत्ति कम होती है। कंपन गति वह गति जिसमें वस्तु उच्च आवृत्ति के साथ निश्चित समयांतराल के पश्चात अपने पथ को दोहराती है, कंपन गति कहते हैं। जैसे वीणा के तार की गति है। यहाँ से जड़त्व रेखीय गति का किसी बिंदु में वस्तु का वह गुण जिसके कारण कण अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व का मान वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती है। जड़त्व समानुपाती द्रव्यमान। रेलगाड़ी का द्रव्यमान अधिकतम होने के कारण इसका जड़त्व भी अधिकतम होता है। न्यूटन की गति प्रथम नियम, इसे गैलीलियो का जड़त्व का नियम कहते हैं। यह नियम बल की परिभाषा देता है। द्वितीय नियम, यह नियम रेखीय संवेग से संबंधित होता है। यह नियम बल का सूत्र देता है। तृतीय नियम, यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। नियम बल की प्रकृति का बताता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार यदि कोई स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में बनी रहेगी, या कोई वस्तु निश्चित वेग से एक दिशा में गति कर रही है तो उस वेग से उसी दिशा में गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। किसी भी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन का वस्तु द्वारा विरोध किया जाता है तो वस्तु इस गुण को जड़त्व कहते हैं। वस्तु की गति जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। अतः वस्तु की स्थिति स्थिर अवस्था में परिवर्तन करना या गतिमान वस्तु की दिशा में बदलना, दोनों ही परिस्थितियों में बल लगाना पड़ता है। इसे जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इस कारण न्यूटन ने प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। गति के इस नियम में 3 भागों में विभाजित किया है। स्थिर अवस्था का जड़त्व नियम, गतिशील अवस्था का जड़त्व नियम, दिशा का जड़त्व नियम है। यहाँ से स्थिर अवस्था का जड़त्व नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। दैनिक जीवन में जड़त्व के आधार पर कुछ घटनाएं हैं। स्थिर कार या बस को अचानक तेज चला देने से उसमें बैठे व्यक्ति को पीछे धक्का महसूस होना यात्री की स्थिर अवस्था का जड़त्व है। कंबल अथवा गर्द में लगे दरियों को झटका कर उसे डंडे के प्रहार किया जाता है ताकि धूल के कण पृथक हो जाने के यही कारण है। घोड़े पर सवार बैठा है, घोड़ा अचानक दौड़ना आरंभ कर देता है, सवार पीछे की ओर गिर पड़ता है, इसका भी कारण जड़त्व का नियम है। फल लगे
पेड़ को अगर डाल को जब हिलाते हैं तो गिरने के कारण भी स्थिर अवस्था का जड़त्व। जब एक गिलास पर रखे कार्डबोर्ड पर उंगली से धक्का दिया जाता है तो रखा सिक्का गिलास से गिर जाता है। यह स्थिर अवस्था का जड़त्व के नियम के अनुरूप है। गति की अवस्था का जड़त्व नियम इसके अनुसार कोई वस्तु गति कर रही है तो वह समान वेग से स्थिर सीधी रेखा में गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ये गति अवस्था का जड़त्व नियम के उदाहरण यहाँ से लंबी कूद में खिलाड़ी कूदने से पहले तेज रफ्तार से दौड़ना देता हुआ आता है। कूदते समय जड़त्व के कारण उसके शरीर को सामने वाली गति बनी रहती है और वह अधिक दूरी तक कूदने में सफल रहता है। तेज रफ्तार से चलती हुई बस को ब्रेक लगाकर एकाएक रोका जाता है। बस में बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इस कारण गति अवस्था का जड़त्व है। यह कोई व्यक्ति चलती हुई गाड़ी, बस या रेलगाड़ी से कूदता है। जड़त्व के कारण मुंह के बल आगे की ओर गिर जाता है। दिशा के जड़त्व का नियम। यदि रस्सी से एक सिरे के पर पत्थर बांधकर उसे क्षैतिज तल में घुमाया जाए तत्पश्चात रस्सी को काट दिया जाए तो पत्थर दिशा में जड़त्व के कारण स्पर्श रेखा की दिशा में दूर चला जाता है। जब कोई बस वृत्तीय मार्ग पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री पर केंद्र के कारण उस दिशा में जड़त्व के कारण बल कार्य करता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन ने अपने द्वितीय नियम के कथन में संवेग की धारणा को प्रस्तुत किया। गति करती हुई किसी वस्तु के संवेग उसके द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को परिभाषित किया जाता है। यदि किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान m को वेग v से व्यक्त किया जाए तो वस्तु का संवेग p = mv होता है। संवेग सदिश है, इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है। वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर से उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। F = dp/dt आएगा जिसे ma कहेंगे। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हमें बल मापने की विधि मिलती है। बल को उस वस्तु के उत्पन्न त्वरण या वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। F = ma। न्यूटन की गति का दूसरा नियम संवेग रेखीय संवेग से संबंधित है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम यह क्रिया प्रतिक्रिया के संबंध को बताता है। यह नियम व्यक्त करता है कि प्रत्येक क्रिया के समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि क्रिया व प्रतिक्रिया सदैव दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। न्यूटन का यह नियम सर्वव्यापक है। वस्तुएं विराम अवस्था में है या गतिशील अवस्था में वे परस्पर संपर्क में है अथवा उनकी कुछ भी दूरी मौजूद है, यह हर दिशा में लागू होता है। उदाहरण, पानी में तैरते समय कोई तैराक आगे बढ़ने के लिए अपने हाथों पैरों से पानी पीछे धकेलता है, बल लगाता है और इस बल को प्रतिक्रिया की ओर प्रतिक्रिया से बल से वह आगे की ओर गति करता है। नाव चलाने पर पानी की पतवारों को पीछे की ओर धकेलते हैं। पानी द्वारा नाव में एक प्रतिक्रियात्मक बल सामने की ओर लगता है, नाव आगे की ओर बढ़ जाती है। यहाँ से वायुयान में प्रोपेलर के ब्लेड वायु के पीछे की ओर फेंकते हैं जो वायु पर लगने वाली प्रतिक्रियात्मक बल को जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली पर बल आगे की ओर लगता है, परंतु बंदूक का द्रव्यमान गोली की तुलना में बहुत अधिक होने से बंदूक पीछे की ओर बहुत कम वेग से चलती है। बंदूक चलाने वाले को कंधे पर झटका महसूस होता है। जब रॉकेट छोड़े जाते हैं तो रॉकेट पिछले भाग से गैस अत्यधिक तेज निकलती है और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रॉकेट पर गैस निकलने के विपरीत दिशा में बल लगने से फलस्वरूप रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। क्रिया व प्रतिक्रिया के बल विपरीत व बराबर होते हैं। क्रिया व प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं, अतः परस्पर इनका संतुलन संभव नहीं है। क्रिया व प्रतिक्रिया के मध्य कोण 180 डिग्री होता है। क्रिया प्रतिक्रिया साथ साथ होती है अर्थात इनके मध्य कोई समयांतराल नहीं होता है। न्यूटन के पहले नियम से हमें बल की गुणात्मक व दूसरे नियम से मात्रात्मक मापन विधि प्राप्त होती है। यहाँ से न्यूटन का तीसरा नियम हमें यह बताता लगाए गए बलों के बारे में जानकारी देता है। इस नियम में हम दो वस्तुओं को साथ साथ लगाने वाले पारस्परिक बलों के मध्य अध्ययन करते हैं। यहाँ से v² = u² - 2gs आता है। एक समान त्वरित गति से के लिए न्यूटन की गति का समीकरण है v = u + at, s = ut + ½ at² आता है और v² = u² + 2as आता है। u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, t समय, a त्वरण व s विस्थापन होता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। जब वस्तु के गुरुत्व के अभाव में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके जाते हैं तो न्यूटन की गति का समीकरण v = u - gt आएगा, s = ut - ½ at², v² = u² - 2gs आएगा। यहाँ से जब वस्तु गुरुत्व के प्रभाव में स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरती है तो वह पहले वाली समीकरण होती है। यहाँ से और रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत
न्यूटन की गति के द्वितीय नियम में रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। F=0 है तो P नियत आएगा, यहाँ से P नियत आएगा। प्रारंभिक रेखीय संवेग अंतिम रेखीय संवेग के बराबर होता है। यदि निकाय पर बाहरी आरोपित बल शून्य हो तो उस निकाय में संपूर्ण संवेग समय के साथ नियत बना रहता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं बंदूक की गोली चलाने पर बंदूक का पीछे की तरफ प्रतिक्षिप्त होना रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है। दो पिंडों की टक्कर में रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। m1 से u1 और m2 से u2, m2 से u1, यहाँ से अगर हम देखें u2 आएगा, m2 से u2, तो यहाँ से हम अगर देखें u1, इसमें m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 आएगा। यहाँ से रॉकेट की क्रिया प्रतिक्रिया नियम व रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट की गति दूरी वस्तु के द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए पथ की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है। अदिश राशि होती है, सदैव धनात्मक होती है, SI मात्रक मीटर होता है। विस्थापन वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति में सरल रेखीय दूरी न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। SI मात्रक मीटर होता है। विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। वस्तु का मान या तो विस्थापन के मान से अधिक होगा या विस्थापन के मान के बराबर होगा। दूरी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू विस्थापन आएगा। जो उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे ओडोमीटर पथमापी कहते हैं। स्पीडोमीटर चलमापी का उपयोग वाहनों में चाल मापने के लिए किया जाता है। एक्सेलेरोमीटर का वाहन की चाल में वृद्धि को दर को मापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर को विमान की ऊंचाई मापी जाती है। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वस्तु द्वारा चाल होती है गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। चाल इक्वल्स टू दूरी बटे समय आएगा। यहाँ से चाल अदिश राशि होती है। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, धनात्मक होती है। वेग वस्तु निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए पथ की दूरी को वेग कहते हैं। वेग सदिश राशि होती है। विस्थापन बटे समय या इसका मान आएगा। यहाँ से मीटर प्रति सेकंड मात्रक होता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकती है। चाल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेग आएगा। औसत चाल व औसत वेग में अगर देखें तो यहाँ से औसत चाल और औसत वेग, यहाँ से कुल विस्थापन बटे कुल समय, तो औसत वेग आ जाएगा और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे लिया गया कुल समय आएगा। यहाँ से इसमें आएगा औसत इसका v1 प्लस v2/2 आएगा, इसका u प्लस v/2 आएगा। इसमें आएगा औसत चाल आएगी 2v1 v2/v1 प्लस v2 आएगा। यहाँ से त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण यहाँ से आएगा वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय v माइनस u/t आएगा। त्वरण सदिश राशि SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। जब वस्तु के वेग में समय के साथ वृद्धि होती है त्वरण धनात्मक होता है, कमी होती है त्वरण ऋणात्मक होता है। मंदन भी इसे कहते हैं। और एक समान रहता है तो त्वरण शून्य होता है। v इक्वल्स टू u अगर हमारे पास है तो e इक्वल्स टू 0 आएगा।